नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीक्षापीडिया में। तो आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था शुरुआत में कि हम जो अपनी क्लासेस को ले जाएंगे, कक्षाओं को या क्लासेस को आगे ले जाएंगे, वो दो तरीके से ले जाने वाले थे। एक तरफ तो हमारी साइंस की विषय थी और एक तरफ थी हमारी मानविकी वर्ग यानी आर्ट्स की विषय। तो जो दूसरा वाला सेक्शन था आर्ट्स की विषय, उसमें मैंने स्टैटिक सेक्शन को उठाया है। इसमें आपको दोनों ही चीजों का मिश्रण दिखेगा, यानी कुछ पहलू तो इसमें साइंस के नजर आएंगे आपको और कुछ पहलू आर्ट्स के नजर आएंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं दूध और इसके रासायनिक संगठन पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी दूध क्या होता है और वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, और ये जो सेक्शन है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। और यहाँ पे देखें, ये जो चीजें हैं मैंने उठाई कहाँ से हैं, यानी ये जो मुद्दा है ये मैंने उठाया है कि अभी आप देख रहे हो पिछले कुछ महीनों से दूध के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। तो आखिर ये बढ़ोतरी हो क्यों रही है, हम इसी चीज पर आज डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं इस चीज को कि आखिर ये सब काम हो क्यों रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं भारत कैसा देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे भारत में क्या है, कृषि अधिक होती है, यानी कृषि प्रधान देश है भारत। अब यहाँ पे अगर कृषि ज्यादा है तो कृषि के अंदर ही क्या आ जाता है दोस्तों, पशुपालन। यानी भारत में क्या है, कृषि प्रधान देश है और इसी के अंदर क्या आता है, पशुपालन आता है। ठीक है, यानी इसका जो आधार है कृषि का, इसके आधारों में से एक आधार और क्या है, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। और ये जो पशुपालन है किसान लोग करते क्यों हैं, तो देखो कृषि एक मौसमी क्रिया होती है, यानी कृषि में कुछ पार्टिकुलर समय के लिए तो रोजगार मिलता है किसानों को, लेकिन बाद वाला जो समय होता है उनके लिए क्या होता है, वो खाली होता है। तो उस खाली समय में वो पशुओं को पाल करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पशुपालन एक प्रमुख गतिविधि है किसकी, कृषि की। तो पशुपालन में अगर हम बात कर लें तो पशुपालन में काफी सारी चीजें आ जाती हैं आपके, जो गाय हैं, भैंस हैं, सुअर वगैरह, मुर्गी पालन। तो ये सारी की चीजें जो होती है ना, कृषि में ही शामिल होती हैं। अब देखो, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो दूध पे बात कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में बात होने वाली है। तो देखो, अगर हम पशुधन की बात कर लें कि भारत में पशुधन, अगर पशुओं के कुल संख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत प्रथम स्थान पे आता है। यानी सबसे ज्यादा पशु किसमें है, भारत में। यानी पशुधन में भारत किस पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका दूध के उत्पादन में अगर हम बात करें कि दूध के उत्पादन में क्या है, दूध उत्पादन में भी भारत का क्या है दोस्तों, प्रथम स्थान है। यानी फर्स्ट इन नंबर किसमें आता है, दूध के उत्पादन में फर्स्ट इन नंबर किसमें आता है, पशुधन में। यानी सबसे ज्यादा पशु किस देश में पाए जाते हैं, भारत में, और सबसे ज्यादा उत्पादन भी दूध का किसमें होता है, भारत में। अब देखो, यहाँ पे विडंबना वाली यही बात है कि भारत में दूध का उत्पादन भी ज्यादा है, पशु भी ज्यादा है, तो फिर इसके प्राइस हाइक क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका ये जो मूल्य है लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। तो समझते हैं दोस्तों इसको कि आखिर इसका मूल्य बढ़ता क्यों जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महंगाई जो है इस समय पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो देखो, जो डेयरी मालिक है ना, उन डेयरी मालिकों ने एक बात कही है कि जो उनकी संचालन लागत है, संचालन लागत तथा उत्पादन लागत, संचालन लागत तथा उत्पादन लागत, ये दोनों ही लागत क्या हो गई है दोस्तों, बढ़ गई है। यानी जो डेयरी मालिक हैं, उन डेयरी मालिकों का क्या कहना है कि उनकी संचालन लागत यानी डेयरी को चलाने के लिए जो लागत या जो पैसा लगता है उसमें वृद्धि हो गई है। इसके अलावा दूसरा क्या, उत्पादन लागत। अब उत्पाद तो दूध का उत्पादन कौन करते हैं, पशु करते हैं, लेकिन दूध केवल वही नहीं होता, जो पशुओं से उत्पादित दूध होता है उसको संपूर्ण मिल्क या फुल क्रीम मिल्क कहते हैं। इसके अलावा देखो, एक फील्ड मिल्क होता है, यानी ऐसा दूध जिससे क्या होता है, वसा को बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें वनस्पति वसा को मिला दिया जाता है, तो वो भी डेयरियां बनाती हैं। इसके अलावा एक रिकम्बाइंड दूध होता है जिसमें बटर, ऑयल, पाउडर और पानी बना करके वो दूध बनाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, आपका एक टोंक दूध होता है। टोंक दूध जो होता है उसमें पाउडर और पानी मिला करके बनाया जाता है। एक डबल टोंक दूध होता है जिसमें पाउडर, पानी, ये दोनों ही मिला करके बनता है, लेकिन इसमें वसा का लेवल ये लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस प्रकार दूध जो होता है कई प्रकार की कैटेगरियों में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा दूध का उत्पादन कौन करती है, ये डेयरियां ही करती हैं। तो दूध का जो उत्पादन लागत है वो उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से
दूध के जो प्राइस है वो क्या हो रहे हैं, हाइक हो रहे हैं। देखो इसके पीछे कुछ वजह हैं। पहला क्या वजह है कि आखिर ये चीजें बढ़ गई हुई, तो चारे की समस्या, यानी भारत में हमेशा से चारे की समस्या बनी रहती है, और चारे की ये जो समस्या बनी रहती है इसके कारण क्या हो रहा है, भारत में ये दूध के प्राइस हाइक कर रहे हैं। कैसे, यानी लास्ट ईयर आपने देखा था कि चारा जो है आसमान छूने लगा है। धीरे धीरे उस चारे की जो मांग है वो बढ़ रही है। मांग बढ़ने के कारण क्या हो रहा है आपका, कि इसके प्राइस हाइक कर रहे हैं। अब चारे के दाम बढ़ेंगे तो दूध के दाम भी क्या करेंगे, डेयरी मालिकों को बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि डेयरी नाम का जो प्रोग्राम था ये सहकारी क्षेत्र में आता है, और सहकारी क्षेत्र में क्या किया गया था, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो चारे की समस्या। दूसरा देखें क्या है, उत्पादन कम हुआ है। दूध का उत्पादन क्या हुआ है, कम हुआ है। अब दूध का उत्पादन कम क्यों हुआ है, क्योंकि अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले एक लंपी नाम का वायरस आया था, उसकी वजह से बहुत सारे पशुधन क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो टोटल जो उत्पादन है वो टोटल उत्पादन में क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इस वजह से भी ये प्राइस हाइक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उत्पादन तो कम है। मान लो मेरे पास ये मार्कर है और इसको खरीदने वाले हैं 5, तो खरीदने वाले जो 5 हैं, अब इसकी कीमत मैं रखूं 20 रुपए और खरीदने वालों पे 50-50 रुपए हों, तो वो क्या करेंगे, यानी अगर ए को चाहिए तो ए कहेगा कि मैं इसको 25 में ले लूंगा, बी को चाहिए तो वो 30 में मांग लेगा, सी को चाहिए 35 में मांग लेगा, और लास्ट वो कीमत का वहां तक रखेंगे 50 तक। तो ऐसे ही दूध तो कम पैदा हो रहा है लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा है, इस वजह से भी क्या कर रहे हैं, उसके प्राइस हाइक कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए क्या हुआ है, परिवहन लागत, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो दूध को जगह जगह से क्या करना पड़ता है, एक जगह पर ला करके स्टोर करना पड़ता है। तो इसके कारण क्या हुआ है, परिवहन लागत भी बढ़ गई है। अब चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा है तो डेयरियों में काम करने वाली जो जनशक्ति है, इस जनशक्ति की जो डिमांड है ये भी क्या हो गई है, वेतन की डिमांड ये ज्यादा हो गई है, यानी जनशक्ति को वेतन ज्यादा देना पड़ रहा है डेयरियों को। इस वजह से भी दूध के प्राइस क्या कर रहे हैं, हाइक कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऊर्जा की खपत होती है इसमें, वो ऊर्जा की खपत पे जो खर्च आता है, तो ऊर्जा खर्च भी क्या हो गया है दोस्तों, यहाँ पे बढ़ गया है। अब ये पूरा का पूरा जो खर्च बढ़ रहा है ये कहां से निकाला जाएगा, दूध से निकाला जाएगा। इस वजह से दूध के जो प्राइस हैं वो क्या कर रहे हैं, हाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि दूध के जो प्राइस हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं वर्तमान में। अब देखें, हम देखने वाले हैं कि आखिर दूध के अंदर होता क्या क्या है, होता है। तो देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि दूध जो होता है क्या होता है, ये दूध जो होता है अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो अपारदर्शी श्वेत द्रव है ये। कैसा है, अपारदर्शी श्वेत द्रव। और ये निकलता कहां से है, ये जो स्तनपायी प्राणी होते हैं उनकी स्तन ग्रंथियों में इसका क्या होता है, स्रावण होता है। तो दूध क्या है, एक अपारदर्शी श्वेत द्रव है। और अब हम बात कर लेते हैं दूध के संगठन पे, कि आखिर जो दूध होता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जो दूध होता है उसमें देखो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या होता है, जल। यानी दूध के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटाइल किसका होता है, जल का। और कितना होता है, लगभग 85%। तो अप्रोक्स 85% क्या पाया जाता है, आपका जल पाया जाता है दूध के अंदर। अब इस जल के अतिरिक्त तो जो होता है वो आपके पोषक पदार्थ होते हैं। यानी दूध जो होता है किन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक तो होता है आपका जल, और जल के अलावा दूसरी जो चीज होती है इसमें वो क्या होते हैं, पोषक पदार्थ। तो अब देखो ये जो पोषक पदार्थ हैं इनको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करने जा रहे हैं। तो संगठन में आप याद रखना कि दूध दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें लगभग 85% तो जल होता है, और उसके बाद जो शेष सेक्शन बचा हुआ है यानी 15% जो बचा हुआ क्षेत्र है उसमें क्या आते हैं, आपके पोषक पदार्थ आ जाते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, इनको मैं इस जगह पे लिख रहा हूं। तो इसमें पाया जाता है दोस्तों प्रोटीन। दूध के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन है दूध में, कौन कौन सा प्रोटीन, देखो दूध में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये 2 प्रोटीन जो दूध के हैं उनके नाम क्या है, एक प्रोटीन का नाम है व्हे प्रोटीन, यानी व्हे नाम का जो प्रोटीन होता है ये किसमें पाया जाता है,
दूध में पाया जाता है। और आप लोग इस व्हे प्रोटीन से कुछ लोग यहाँ पे जरूर रूबरू रहे होंगे। व्हे प्रोटीन क्या होता है, मसल्स गेन करने में क्या हेल्प करता है, यानी प्रोटीन का काम क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक और रिपेयर करने का। यानी बॉडी में अगर ग्रोथ करनी है तो प्रोटीन लेना अनिवार्य है। तो दूध जो होता है, ये दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, एक तो व्हे प्रोटीन होती है, इसके अलावा यहाँ पे दूसरी जो प्रोटीन होती है उसका नाम क्या होता है दोस्तों, कैसीन प्रोटीन। यानी दूध के अंदर ये दो प्रोटीन हमें मोस्टली देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तो व्हे प्रोटीन और दूसरी कैसीन प्रोटीन। अब देखो ये जो कैसीन प्रोटीन होती है, ये कैसीन प्रोटीन फर्दर दो प्रकार की होती है, एक होती है अल्फा प्रोटीन और एक होती है बीटा प्रोटीन। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब ये दो प्रकार की जो है कहाँ देखी जाती है, ये दूध में ही होगी। कैसीन जो है, एक तो अल्फा प्रोटीन होती है और एक बीटा प्रोटीन होती है। और ये जो बीटा प्रोटीन होती है ये फर्दर दो प्रकार की है, एक को A1 कहते हैं और एक को कह देते हैं A2। अब देखो इसी A1 और A2 के आधार पर दूध को फिर से दो कैटेगरी में बांटा जाता है। तो वो जो दो कैटेगरी है कौन सी है, यानी लिखा हुआ मिलेगा आपको A1 मिल्क और A2 मिल्क। तो जो A1 मिल्क कौन सा होगा, जिसमें बीटा कैसीन A1 के रूप में पाया जाएगा, वो A1 दूध कहा जाता है। और जिसमें बीटा प्रोटीन A2 के रूप में पाया जाता है, वो क्या कहा जाता है, A2 दूध कहा जाता है। तो ये किसकी प्रेजेंस के कारण देखा जाता है, कैसीन। कैसीन में भी क्या, बीटा, और बीटा में भी क्या, A1 और A2। इन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं, हम दूध को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक तो A1 और एक A2। ठीक है, आई होप आपकी इतनी बात समझ में आ गई होंगी। तो ये दो प्रोटीन है और प्रोटीन का फंक्शन मैंने ऑलरेडी अच्छे से समझाया हुआ है कि प्रोटीन किससे मिलकर के बना हुआ होता है। यानी ये अमीनो अम्लों की इकाइयां होती हैं और अमीनो अम्ल बहुत सारे मिल जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। यही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मिलने के बाद किसका निर्माण कर देते हैं, प्रोटीन का। तो ये सारी चीजें मैंने पीछे क्लास में बताई हुई हैं पोषण वाले चैप्टर में, तो वहां से जाकर के आप लोग इसको देख लेना। तो दूध के अंदर क्या पाया जाता है, एक तो जल हो गया था, यानी यहां मैं लिख देता हूं ये क्या हो गया था, जल। और जल कितना था, लगभग 85%। इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर था वो कौन सा था आपका, प्रोटीन था। अब देखो जो तीसरा फैक्टर इसके अंदर पाया जाता है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। यानी दूध जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, लैक्टोज। यानी दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। और ये जो लैक्टोज शर्करा है ये किस प्रकार की शर्करा का उदाहरण है, द्विशर्करा का। और शर्कराओं के बारे में मैंने अपनी सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि शर्कराएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो बायोलॉजी का जो सेक्शन चल रहा है उसमें सबसे पहला लेक्चर मैंने शर्करा पे ही लिया था। अगर आप लोग इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो उस लेक्चर को एक बार जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। तो कौन सी शर्करा पाई जाती है दूध के अंदर, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब देखो ये जो लैक्टोज शर्करा है, इसी शर्करा के कारण दूध के अंदर कौन से एसिड का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड। यानी दूध में कौन सा अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल। आपसे कहा जाए कि दूध में खट्टापन किसके कारण आता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण वो खट्टापन आता है। अब देखो होता क्या है, ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, ये हमें थकान और नींद भी आने के लिए मजबूर कर देता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होता है, जब हम थक जाते हैं, हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, तो ग्लूकोज जो टूट रहा था और ऊर्जा बना रहा था, वो ग्लूकोज टूटता तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं टूटता। तो लैक्टिक एसिड का क्या होता है, बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है और ये मसल्स के अंदर जा करके क्या हो जाता है, जमा, और इससे हमें फील होता है थकान। तो यही लैक्टिक एसिड होता है जिससे हमें थकान फील होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, दूध के अंदर। आप बोलोगे कि नहीं तो फिर दूध क्यों पीते हैं, देखो लैक्टिक एसिड तो है लेकिन और भी बहुत सारी चीजें दूध में पाई जाती हैं। इस वजह से दूध को एक संपूर्ण आहार के रूप में भी हम देखते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपने फील भी किया होगा, दही या मठा पी लो आप सुबह सुबह, तो क्या देखते हो कि नींद आती है। नींद किसकी वजह से आती है, वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से दोस्तों वो नींद यहाँ पे आती है। तो ये तीन फैक्टर हो गए, यानी जल हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब देखो दूध के अंदर अगला जो फैक्टर यहाँ पे देखते हैं हम, तो चौथा फैक्टर जो दूध में पाया जाता है वो क्या होता है, वसा। और इसके अंदर जो वसा पाई जाती है वो कौन सी वसा होती है, संतृप्त वसा। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है दोस्तों, घी। यानी घी जो होता है दूध में पर्याप्त मात्रा में देखा जाता है, तो इसी वसा के अकॉर्डिंग ही दूध को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वसा का लेवल कितना है, यानी ज्यादा है या कम है।
तो इसी के अकॉर्डिंग दूध को अलग अलग कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक होता है फुल क्रीम मिल्क, एक होता है फील्ड मिल्क, एक होता है रिकम्बाइंड मिल्क, एक टोंग मिल्क, एक डबल टोंग मिल्क। तो ये इसके आधार पर देखते हैं हम वसा का लेवल क्या है दूध में, ठीक है। तो वसा जो होती है किस प्रकार की वसा है, संतृप्त वसा। तो जो संतृप्त वसाएं होती हैं, डॉक्टर ये कहते हैं कि संतृप्त वसाओं का सेवन हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी हृदय संबंधी परेशानियां भी आ सकती हैं, क्योंकि रुधिर में ये किसका लेवल बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा सकता है। तो इसको अपनी जरूरत के हिसाब से हमें सेवन करना चाहिए घी को, कि हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है। अब देखो ये चौथा फैक्टर हो गया। इसके अलावा दूध के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके विटामिन, यानी दूध जो होता है इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। और दूध के अंदर पाए जाने वाले जो विटामिन हैं, उन विटामिन का नाम क्या है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन A, D, E और K। यानी केवल विटामिन सी को छोड़ दिया गया है। यानी दूध जो होता है उसमें लगभग सारी विटामिन क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और उसमें एक विटामिन प्रेजेंट होती है, वो होती है विटामिन सी। तो आपसे यही क्वेश्चन किया जाएगा कि निम्न में से कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाई जाती है, तो वो होती है विटामिन सी। अब देखो ये जो विटामिन होती हैं इनके अलग अलग फंक्शंस को मैं आपको बता चुका हूं बहुत ही विस्तार के साथ। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है मेरी, तो प्लीज एक बार जाकर के उन क्लासेस को देख लेना, विटामिन वाली को। ये सारी चीजें वहां से आपके क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो अगला जो फैक्टर है यहाँ पे दूध पे, तो अगला फैक्टर यहाँ पे कौन सा पाया जाता है दूध में, मैं यही लिख देता हूं थोड़ा सा स्पेस बना करके। तो जो छठा फैक्टर इसमें होता है वो होते हैं खनिज। क्या होते हैं दोस्तों, खनिज, और इन्हें तत्व भी लिख सकते हैं हम। तो दूध के अंदर जो खनिज या तत्व देखने को मिलते हैं, तो उनमें एक होता है आपका कैल्शियम, यानी दूध में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अलावा फास्फोरस। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि इस तरीके के तत्व जो है कहां देखने को मिलते हैं, आपको दूध में देखने को मिलते हैं। अब देखो ये जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम कहां पे स्टोर रहता है, हड्डियों के अंदर। फास्फोरस भी कहां पे स्टोर रहता है, हड्डियों के अंदर। तो अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम है, पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, तो आपकी हड्डियां तंदुरुस्त बनी रहेंगी, दुरुस्त बनी रहेंगी। इसके अलावा ये जो फास्फोरस होता है फॉस्फेट आयन के रूप में अगर देखा जाता है, तो ये दांतों को भी मजबूती प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होगा, आपके दांत भी मजबूत बने रहेंगे। इसके अलावा कुछ मात्रा में इसमें जिंक वगैरह भी होता है, इस वजह से जो जनन कैपेसिटी होती है वो बेहतरीन बनी रहती है दूध से। तो देखो मैंने फैक्टर ऑफ फूड कितने बताए थे आपको, 6 बताए थे। यानी कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, प्रोटीन था, विटामिन थी, और आपके खनिज लवण थे, और जल था। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हमें कहां देखने को मिल रही हैं, दूध में। इसलिए दूध को कह दिया जाता है एक संपूर्ण आहार। क्यों कह दिया जाता है संपूर्ण आहार, क्योंकि भोजन के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब के सब कहां पे पाए जाते हैं, दूध के अंदर पाए जाते हैं। तो आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि दूध के अंदर लगभग सारी चीजें क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो अब हमारे जहन में एक अगला क्वेश्चन आता है कि सर कितना दूध हमें लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू USDD के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका 732 ml पर डे। यानी अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो रिक्वायरमेंट बताई है डेली की कि हमें कितना दूध लेना चाहिए, तो 732 ml पर डे, यानी आधा किलो दूध हो गया। उसके अलावा और थोड़ा सा पौवा ले लो एक, तो उससे हल्का सा ही कम। तो 732 ml पर डे की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम 1 लीटर दूध पर डे ले रहे हैं, तो 1 लीटर दूध को लेने से कितने कैलोरी एनर्जी गेन करते हैं हम, 800 कैलोरी एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी दूध के रासायनिक संगठन के बारे में। आई होप ये क्लास आपके समझ में आई होगी। और दोस्तों इससे अगली जो हमारी क्लास होने वाली है वो अभी दूध पे ही चलेगी, और इसमें अब हम जानेंगे आगे की क्लास में दुग्ध क्रांति के बारे में। दुग्ध क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, यानी एक ऐसी क्रांति जिससे भारत में क्या आ गई, दूध की बाढ़ आ गई, कैसे स्टार्ट हुई वो, भारत में डेयरी का सिनेरियो क्या है,
उसकी समस्याएं क्या हैं। तो अब हम ऑपरेशन फ्लड पे बात करेंगे आपसे अगली क्लास में। तो आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप क्या करेंगे, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड डे।